हम आज इस वीडियो में दो टॉपिक्स कवर करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन एमए एंड ए। अब डॉक्ट्रिन का मतलब होता है रूल, रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। व्हेन आउटसाइडर इज डीलिंग विद द कंपनी, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द आउटसाइड पर्संस आर फेमिलियर विद द पर्टिकुलर्स ऑफ एमए एंड ए। जो भी आउटसाइडर कंपनी से डील करता है उसने एमए और ए के बारे में उसको जानकारी है, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है। ऐसा क्यों प्रिज्यूम किया जाता है? क्योंकि एमए और ए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और वो पब्लिक डोमेन में होते हैं। कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं अगर ए लिमिटेड से डील कर रहा हूं तो ए लिमिटेड के एमए और ए के बारे में मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे पता नहीं है, उसके कारण अगर मुझे लॉस हो जाता है, तो मैं कोर्ट में ये नहीं कहूंगा कि यार मुझे तो पता ही नहीं था। Hence, ignorance of any person about these documents of a company is not sustainable in the eyes of law. कानून कहेगा, कोर्ट कहेगा भाई तेरी गलती है, तूने एमए नहीं पढ़ा है, कंपनी की कोई गलती नहीं है। अब कोई भी काम करने के लिए हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, करेक्ट? तो कॉमन मैन ये प्रिज्यूम कर सकता है दैट द ट्रांजैक्शन डन बाय द कंपनी मस्ट हैव बीन डन एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो रूल्स रेगुलेशंस लिखे हैं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, वो फुलफिल हुए हैं, ऐसा कॉमन मैन प्रिज्यूम कर सकता है। जैसे एक केस था, कैमरॉन कोलब्रुक्स टीम वर्सेस रॉयल ब्रिटिश बैंक। उसमें कंपनी ने 2000 पाउंड के बॉन्ड्स इशू किए और रॉयल ब्रिटिश बैंक ने वो बॉन्ड्स खरीदे, मतलब इन्वेस्टमेंट करी। अब कंपनी के एमए में लिखा हुआ था और ए में लिखा हुआ था कि जब भी 2000 के बॉन्ड्स इशू करती है तो बोर्ड रेजोल्यूशन और शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन भी चाहिए, शेयर होल्डर का अप्रूवल भी चाहिए। अब कंपनी ने बॉन्ड इशू कर दिए तो रॉयल ब्रिटिश बैंक क्या मान के चलेगी कि शेयर होल्डर का भी अप्रूवल मिला होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास हुआ होगा, क्योंकि रॉयल ब्रिटिश बैंक तो शेयर होल्डर नहीं है ना, उससे कैसे पता चलेगा? अब कंपनी लिक्विडेट हो गई, कंपनी लिक्विडेट हो गई तो उसका लिक्विडेटर टरकांड, उसने बोला भाई ये जो बॉन्ड्स आपने परचेज किए हैं उसमें तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ था शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, शेयर होल्डर का अप्रूवल है ही नहीं, तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक ने केस कर दिया और कोर्ट ने रॉयल ब्रिटिश बैंक के फेवर में जजमेंट दी कि भाई शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं मिला, वो रॉयल ब्रिटिश बैंक को कैसे पता चलेगा, वो तो इन्वेस्टर है। तो इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हुए हैं, ऐसा कॉमन मैन प्रिज्यूम कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कॉमन मैन कैन प्रिज्यूम दैट द ऑल द प्रोसीडिंग्स टू कंप्लीट द वर्क, मतलब जैसे बॉन्ड इशू करे कंपनी ने तो सारी प्रोसीडिंग्स, मतलब बोर्ड रिजोल्यूशंस और शेयर होल्डर का परमिशन, ये सब मिला होगा, करेक्ट? दिस प्रिंसिपल इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन, इस प्रिंसिपल्स का नाजायज फायदा ना उठाया जाए उसके लिए एक्सेप्शन डाली गई है। अब एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मतलब इन इन 5 पॉइंट्स में 5 एक्सेप्शंस हैं। उन केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अल्ट्रा वेरीज एक्ट डन बाय अ कंपनी। अब मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन से समझाता हूं। मान लीजिए एक कंपनी है, टेक इनोवेटिव लिमिटेड। उसके प्रोविजंस में लिखा हुआ है कि $1,00,000 के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है तो अप्रूवल ऑफ ऑल डायरेक्टर्स चाहिए। अभी ये प्रोविजन आउटसाइडर को पता नहीं था। मिस्टर एक आउटसाइडर है, सीईओ ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, उसने सीईओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया $2,00,000 का कि मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा और $2,00,000 का बिल बनेगा। और ए ने प्रिज्यूम कर दिया कि सीईओ ने, उसको अथॉरिटी है, सीईओ को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज सीईओ, राइट? लेटर ऑन पता चला कि यार डायरेक्टर का तो अप्रूवल था ही नहीं, सारे डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए। अब बिलिंग करने गया तो एक को रुपया नहीं दिया। अब ए को लॉस हो गया क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड की, पर कंपनी ने बोला भाई हम, सीईओ ने अप्रूव किया है, सीईओ ने हमसे तो अप्रूवल लिया ही नहीं है। तो मिस्टर ए नहीं बोल सकता है कि यार मुझे नहीं पता था। अरे यार एमए में लिखा हुआ है जो, तो एमए में जो लिखा हुआ है वो तेरे को पता होना चाहिए। तो इस केस में यहाँ पे मिस्टर ए को लॉस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का सहारा नहीं ले पाया अल्ट्रा वेरीज एक्ट के लिए। सेकेंड पॉइंट है, इफ एनी डॉक्यूमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंपनी बाय फ्रॉड, दिस डॉक्ट्रिन इज नॉट एप्लीकेबल। मान लीजिए मैं मिस्टर ए हूं, अभी ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड के सीईओ की साइन फॉर्ज करके मैंने
कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब कंपनी के तो रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसा है ही नहीं, तो कल मैं जाके कोर्ट में बोलूं देखो भाई ये तो कंपनी की सीईओ की साइन है, अरे भाई साइन तूने फ्रॉड से की है, फॉर्जरी की है, तो उस केस में भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का सहारा नहीं ले सकता। तीसरा, when any outsider is aware about the irregularity of internal administration of a company, this principle does not apply। इसमें हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी का केस था। इसमें क्या था, पेटेंट आइवरी एक कंपनी थी, उसमें एक रूल था कि अगर 2000 के ऊपर, डॉलर के ऊपर अगर आप बॉन्ड इश्यू करते हैं सेम, तो 3 डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए। अब जो हॉवर्ड है वो वन ऑफ द डायरेक्टर था। अब उसने क्या किया, 3000 पाउंड का बॉन्ड इशू कर दिया और खुद की साइन डाल दी, और एक और डायरेक्टर उस जिसकी सांठगांठ थी, 2 डायरेक्टर की साइन थी। अब 3 डायरेक्टर की साइन चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, बॉन्ड इशू कर दिया। फिर जब पेमेंट लेने आए तब डायरेक्टर्स चेंज हो गए थे, कॉम्पोजिशन, डायरेक्टर्स ने पैसे ही नहीं दिए, बोले यार यहाँ तो 3 डायरेक्टर की साइन चाहिए, 2 ही कही है। तो हॉवर्ड बोलता है मुझे कैसे पता चलेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये तो तुम्हारी अंदर की बात है। तो केस हुआ, कोर्ट ने बोला भाई अंदर की बात कैसे, तू खुद डायरेक्टर था, अंधा है क्या, देख नहीं सकता है कि 2 की साइन थी, तो तू खुद डायरेक्टर था, तुझे पता था कि इरेगुलरिटी है, 2 जनों की ही साइन है, 3 जनों की साइन होनी चाहिए, तो इसीलिए अब तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब जो हॉवर्ड है वो केस हार गया और कंपनी केस जीत गई। चौथे में, when it becomes necessary for an outsider dealing with the company to inquire about the company, in spite of that he does not make inquiry, no advantage of this doctrine is available। मतलब अगर आप एमए और ए नहीं पढ़ते हो तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का सहारा नहीं ले सकते हो। When an act of company's officer is apparently without power, the doctrine of indoor management is not applicable। अब ये केस था, अब मान लीजिए मैं कंपनी से डील करता हूँ, कंपनी के अकाउंटेंट से डील करता हूँ कि मेरे को कंपनी की बिल्डिंग खरीदनी है, और कंपनी का अकाउंटेंट, हाँ, कंपनी का अकाउंटेंट साइन बिल्डिंग बेच सकता है क्या, नहीं ना, वो तो अकाउंट्स लिख सकता है भाई। अब कंपनी के अकाउंटेंट को पावर ही नहीं है बिल्डिंग बेचने का, पर मैंने बिल्डिंग बेच खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के अकाउंटेंट से किया, तो डेफिनेटली वो अपरेंटली विदाउट पावर है। तो ऐसे में मैं नहीं बोल सकता हूँ यार मुझे थोड़ी पता था, अकाउंटेंट को पावर नहीं है बिल्डिंग बेचने का, अरे बेवकूफ है क्या, अकाउंटेंट को अकाउंट्स का पावर होता है, बिल्डिंग बेचने का पावर नहीं होता ना कंपनी का। तो thus in above circumstances the doctrine of indoor management is not applicable and outsider does not get protection। टेक्स्ट बुक में डज नॉट शब्द नहीं है, गेट प्रोटेक्शन है, पर करेक्ट है डज नॉट गेट प्रोटेक्शन, ये याद रखना। चलिए इसका आंसर अगर आता है तो ये लिखना है इस तरीके से, और मान लीजिए आपको सिर्फ एक्सेप्शंस आती हैं तो सिर्फ एक्सेप्शंस लिखनी है। अब नेक्स्ट में जाते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन एमए एंड ए। अब पहला है सिग्निफिकेंस, दूसरा है सुप्रीमेसी, तीसरा है थर्ड पार्टी एसएसटी। 10th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट था ना, बड़ा बोरिंग होता था एसएसटी। तो एसएसटी सिग्निफिकेंस सुप्रीमेसी थर्ड पार्टी, सिग्निफिकेंस सुप्रीमेसी थर्ड पार्टी। पहला, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है कि ये भाई ये संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का, और बेसिक डॉक्यूमेंट है, ये इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी बताता है। एसएसटी सुप्रीमेसी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब वो सुप्रीम है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबऑर्डिनेट टू एमए है, ए एमए का सबऑर्डिनेट है, मतलब ये बॉस है और ये उसका सबऑर्डिनेट है। थर्ड पार्टी कैन गेट एडवांटेज ऑफ प्रोविजन ऑफ एमए, थर्ड पार्टी कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ ए। तो एसएसटी, अब एसएसटी पढ़ते थे तो क्या होता था, रोना, तो RONA, रोना। अब आर फॉर रजिस्ट्रेशन, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। इट इज कंपल्सरी टू प्रिपेयर एमए फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए तो एमए कंपल्सरी है, ए ऑप्शनल है। अगर आप ए नहीं बनाते हैं तो टेबल एफ से भी आपका काम चल जाएगा। रोना, RO ऑब्जेक्ट, इट डिटरमाइंस द एरिया ऑफ द वर्क ऑफ कंपनी, कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है वो एमए में पता होता है। ए बताता है कैसे करेगी, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिटरमाइंस हाउ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डन। तो एसएसटी रोना, एसएसटी पढ़ोगे तो रोना आएगा। RONA नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर एमए बिफोर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ROC में एमए को रजिस्टर कराना पड़ता है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। अल्टरेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे आता भी है अल्टरेशन पर। इट इज नॉट इजी टू मेक अल्टरेशन, लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेंसिव प्रोसेस टू बी फॉलोड फॉर अल्टरेशन। स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड
नेसेसरी परमिशन इज टू बी ऑब्टेन, तो ये सब होना चाहिए। इजी नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, परमिशन चाहिए, वहां पर इजीली बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। स्पेशल रेजोल्यूशन होता है जिसमें 75% की मंजूरी होती है कोरम में से, और कभी कभी ट्रिब्यूनल की परमिशन भी चाहिए होती है। लास्ट पॉइंट, अगर आपको और आंसर को एनहेंस करना हो तो इसमें 6 क्लॉजेस होते हैं, वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं प्रीवियस चैप्टर में। नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट, कैपिटल लायबिलिटी। और ये क्या बताता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, मीटिंग्स, वोटिंग राइट, शेयर कैपिटल, शेयर ट्रांसमिशन, ट्रांसफर, फॉरफीचर, ये सब आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो। तो अगर डिफरेंस आता है तो ये 6 पॉइंट्स लिखनी है। SST पढ़ते थे तो क्या आता था? रोना। विश यू गुड लक।